हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर्स। आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन ऑफ मोटर। जो मोटर में जो एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन क्या होते हैं और उसमें सेटिंग क्या करना है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है और इसके बारे में इन डिटेल हम समझ लेंगे फ्रेंड्स। चलो शुरू करेंगे आज की हमारा वीडियो। पहले जो हमारा मोटर में जो एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है वो डिपेंड्स ऑन सिस्टम ग्राउंडिंग के हिसाब से होता है फ्रेंड्स। अगर मोटर में एर्थ फॉल्ट हुआ है तो हमारा जो सिस्टम ग्राउंडिंग कौन सी टाइप का ग्राउंडिंग है, इसकी बेसिस में हमारा जो एर्थ फॉल्ट करंट है वो इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड होता है। इसकी वजह से इसका जो इम्पैक्ट इसका ऊपर डिपेंड होता है फ्रेंड्स। जो हमारा सिस्टम ग्राउंडिंग के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया था फ्रेंड्स। इसमें सिस्टम ग्राउंडिंग क्या क्या होते हैं और इसमें अलग अलग ग्राउंडिंग में क्या क्या ज़रूरत है, सबका बारे में मैं आपको इन डिटेल वीडियो बताया था फ्रेंड्स। वो अगर आप मिस हो गए तो वो वीडियो देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ फ्रेंड्स। हमारा जितना भी हमारा एल टी सिस्टम है, 415 वोल्ट का सिस्टम है, इसमें हम लोग सॉलिडली ग्राउंडेड सिस्टम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि हमको सिंगल फेज लोड्स चाहिए, इसीलिए हमको न्यूट्रल ग्राउंडेड चाहिए। न्यूट्रल चाहिए हमको, फोर वेयर चाहिए, थ्री फेज फोर वेयर सिस्टम है, इसीलिए हमको सॉलिडली ग्राउंडेड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको एल टी सिस्टम में 415 वोल्ट का सिस्टम है, वो पूरा सॉलिडली ग्राउंडेड सिस्टम है। इसमें फॉल्ट का लेवल बहुत ज़्यादा है। फॉल्ट का जो अर्थ फॉल्ट करंट है और फेस टू फेस फॉल्ट करंट है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा करंट रहते हैं फ्रेंड्स, अर्थ फॉल्ट करंट। और नेक्स्ट है हमारा लो रेजिस्टेंस ग्राउंडेड सिस्टम है। ये हमारा एच टी सिस्टम में यूज़ करते हैं, एच पी मोटर्स में, क्योंकि हमारा एच टी मोटर्स है थोड़ा कॉस्टली मोटर्स है और इसमें एर्थ फॉल्ट करंट हम कम करेंगे सो दैट हमारा जो कोर डैमेज नहीं होगा। क्योंकि हमारा जो वाइंडिंग का जो रीवाइंडिंग का कॉस्ट है वो बहुत कम रहते हैं, लेकिन अगर कोर रिप्लेसमेंट है उसमें तो बहुत कॉस्टली एफर्ट है और बहुत टाइम टेकिंग एफर्ट है। अगर वो एच टी मोटर है तो उसका कॉस्ट भी बहुत ही ज़्यादा रहता है फ्रेंड। इसीलिए हम लोग लो रेसिस्टेंस ग्राउंडेड सिस्टम यूज़ करते हैं। उसमें हमने जो ग्राउंडेड करंट है, जो अर्थ फॉल्ट करंट है, उसको हम लिमिट कर देते हैं। 400 एम्पियर या 600 एम्पियर है जो हमारा नॉर्मल करंट रेंज में, इसको लिमिट कर देते हैं सो दैट हमारा अर्थ फॉल्ट भी हुआ है तो उसकी वजह से हमारा मोटर है डैमेज ज़्यादा नहीं होगा मोटर में, और मोटर का जो रिपेयर कॉस्ट है कम होगा। इसीलिए हमको लो लो रेजिस्टेंस ग्राउंडेड सिस्टम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा हाई रेजिस्टेंस ग्राउंडेड सिस्टम है। उस वीडियो में आपको क्लियरली बताया था इन डिटेल, जहां हमको सिस्टम रिलायबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें हमको उस मोटर्स को, बहुत ही क्रिटिकल मोटर्स है, उस मोटर को ट्रिप करना ही नहीं है अर्थ फॉल्ट की वजह से। क्योंकि हमको हमारा सिस्टम में मोस्टली जितना भी फॉल्ट्स होते हैं फ्रेंड्स, इसमें 80% फॉल्ट्स हमारा अर्थ फॉल्ट्स ही होते हैं। अगर आपको अर्थ फॉल्ट्स को ही आपको अवॉइड कर दिया तो आपका सिस्टम बहुत ही रिलायबल बन जाएगा। इसीलिए इस सिस्टम में जहां आपको सिस्टम को अर्थ फॉल्ट में ट्रिप ही नहीं करना चाहते हैं और अर्थ फॉल्ट पे सिर्फ अलार्म जनरेट करना है फर्स्ट अर्थ फॉल्ट पे, और सेकंड अर्थ फॉल्ट पे ट्रिप करना चाहते हैं तो उस केस में आपको हाई रेजिस्टेंस ग्राउंडेड सिस्टम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। और चौथा है हमारा अनग्राउंडेड सिस्टम है फ्रेंड्स। इसका जो डिसएडवांटेजेस है अनग्राउंडेड सिस्टम की वजह से, आपको सिस्टम ग्राउंडिंग के बारे में उस वीडियो में आपको इन डिटेल क्लियरली इसका फिलॉसफी बताया फ्रेंड्स। बेसिकली अनग्राउंडेड सिस्टम में इसका जितना भी हमारा इक्विपमेंट है फ्रेंड्स, उसका वोल्टेज का रेटिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इसका सिस्टम भी ऐसे डिज़ाइन करना पड़ता है हमको, वोल्टेज का रेटिंग ज़्यादा वोल्टेज पे डिज़ाइन करना पड़ता है उसको सिस्टम को। इसीलिए हमको अनग्राउंडेड सिस्टम मोस्टली हम लोग अवॉइड करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं आपको बताया था इतना प्रकार का हमारा ग्राउंडिंग है, सिस्टम ग्राउंडिंग। तो इसकी वजह से हमारा जो प्रोटेक्शन भी जो हम लोग ऑफर करते हैं, उसकी सिस्टम ग्राउंडिंग के हिसाब से हमको प्रोटेक्शन का जो मेथड है, जो प्रोटेक्शन डिवाइस है, वो चेंज हो जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलो शुरू करेंगे हमारा अंदर एक एक के बारे में। जो हमारा प्रोटेक्शन डिवाइस है फ्रेंड्स, इन केस हमारा सिस्टम है सॉलिडली ग्राउंडेड सिस्टम है, उनके उस केस में हमको सिंपल और करंट बेस्ड प्रोटेक्शन हम लोग यूज़ कर रहे थे, यूज़ कर सकते हैं। इसमें सॉलिडली ग्राउंडेड सिस्टम है तो आपको जो हमारा शॉर्ट सर्किट के लिए हम लोग यूज़ कर रहा था, या हमारा बैकअप ओवरलोड के लिए भी फ्यूज़ यूज़ होगा, उसी से ही हमको ओवर कर अर्थ फॉल्ट भी डिटेक्ट करा सकते हैं फ्रेंड्स, उसी से हमको ट्रिप करा सकते हैं। जो हमारा फ्यूज़ है, हमारा अप टू 55 किलोवाट का नीचे वाला मोटर्स है, जो हमने आपको शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन का वीडियो में भी क्लियरली बताया था इसके बारे में। जो हमारा फ्यूज़ है, उस जो हमको शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसी फ्यूज़ से हमको अर्थ फॉल्ट से भी आइसोलेट करा सकते हैं मोटर को,
ठीक है। सो उस फ्यूज़ का रेटिंग जनरली हम लोग जो हमारा जो मोटर का एफएलसी है इससे 2.5 टाइम्स ज़्यादा रखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमसीसीबी है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर है, ये फ्यूज़ का अल्टरनेटिव है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है हमारा मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर है। वो तीनों को हम लोग शॉर्ट सर्किट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और एर्थ फॉल्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ सॉलिडली ग्राउंडेड सिस्टम है। क्योंकि सॉलिडली ग्राउंडेड सिस्टम में जो 3 फेज फॉल्ट है, जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलमोस्ट है, हमारा अर्थ फॉल्ट का मैग्नीट्यूड भी उतना ही रहेगा फ्रेंड्स। इसीलिए हमारा फॉल्ट करंट बहुत ही ज़्यादा है, उसकी वजह से इससे हमको ट्रिप करा सकते हैं हम लोग अर्थ फॉल्ट को। नेक्स्ट हमारा मेथड है फ्रेंड्स, हमारा रेसिड्यूअल करंट बेस्ड मेथड है। इसके बारे में हम अभी वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा कोर बैलेंस करंट ट्रांसफॉर्मर है, इसकी बारे में भी इन डिटेल समझ लेंगे। नेक्स्ट हमने जहाँ अनग्राउंडेड सिस्टम है उसमें हमको रेसिडुअल वोल्टेज बेस्ड डेप्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन यूज़ करना है फ्रेंड्स अनग्राउंडेड सिस्टम में। और हमारा नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशियल करंट बेस्ड सिस्टम है। इन केस मोटर में आपको बताया था पहले वीडियो में भी शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन में, जहाँ हमारा मोटर से हमको 1.1 मेगावाट का ऊपर है, 1.1 मेगावाट का ऊपर का कोई भी मोटर है उसमें हमको डिफरेंशियल करंट का प्रोटेक्शन दिखने लग जाते हैं। वो बहुत ही सेंसिटिव प्रोटेक्शन है और यूनिक प्रोटेक्शन है। यही प्रोटेक्शन हमको जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं उसी से हमको अर्थ फॉल्ट भी क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है। तो अर्थ फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट में इनके सब सॉलिडली ग्राउंडेड सिस्टम है ऑलमोस्ट सेम है फ्रेंड्स, लेकिन हमको जो इसका जो डिटेक्शन फिलॉसफी है वो अलग है। इसका हम इन डिटेल देख लेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारा रेसिडुअल करंट बेस्ड प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स। ठीक है। मैं आपको बताया था सिंपल वार करंट बेस्ड प्रोटेक्शन है। जैसे हमारा शॉर्ट सर्किट जैसे ही है वो इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन होगा। जैसे इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है इसीलिए इसमें एक ही सेटिंग होगा, हमारा जो अर्थ फॉल्ट का पिकअप सेटिंग होगा वो जितना कम रख सकते हैं, जो मिनिमम सेटिंग है उतना पे रखना है फ्रेंड्स। जो मिनिमम सेटिंग हमको कैसे डिसाइड करेंगे वो हम अभी डिसाइड करेंगे, बता देंगे फ्रेंड्स। तो ये इंस्टेंटेनियस सेटिंग होगा, इसका टाइम डिले बिल्कुल नहीं रहते हैं, ओनली इसका पिकअप सेटिंग ही रहते हैं। वो अराउंड हमने 10% या 20% रखते हैं फ्रेंड्स। 10% से 30% का अंदर ही हमको एथफॉल्ट सेटिंग रहते हैं, बेस्ड ऑन हमारा सिस्टम के हिसाब से और हमारा स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर का जो अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम करते हैं फ्रेंड्स। हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसका रिले का कनेक्शन देखेगा तो फ्रेंड्स मैं आपको शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन में भी बताया था, इसमें आपको जो आर फेज का सीटी आर फेज का जो रिले का कनेक्शन में रखते हैं, वाई फेज का वाई फेज में रखते हैं और बी फेज का बी फेज में रखते हैं। और जो सीटी का जो सेकेंडरी टर्मिनल से सेकंड टर्मिनल जो बच गया था रिले का वो सबको एक स्टार पॉइंट बनाना है। और इसका जो मेन सीटी का भी स्टार पॉइंट बनाना है। वो दोनों को हमको रिले का जो अर्थ फॉल्ट सीटी है, जो आई नॉट सीटी बोलते हैं इसको, उस सीटी में कनेक्शन करना है फ्रेंड्स। ठीक है। इन केस ऑफ नॉर्मल कंडीशन में आपको थ्री फेज सिस्टम में आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी ये तीनों फेज का करंट जीरो है। इसीलिए हमको हमेशा आई आर आई आर है, हमको आर पेज से अगर करंट गया तो ये वाई आर बी से निकलेगा, लेकिन ये कभी भी हमको इसके थ्रू नहीं निकलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा सिस्टम बैलेंस्ड है। जो थ्री वायर सिस्टम है तो हमको आर फेज का करंट वाई आर बी से ही निकलेगा और वाई फेज का करंट आर आर बी से ही निकलेगा, बी फेज का करंट आर आर वाई से ही निकलेगा फ्रेंड्स। ठीक है। सो हमको हमेशा ये तीनों का सम्मेशन जीरो है और इसीलिए ये तीनों का सम्मेशन भी जीरो है। तो इस साइड करंट कभी भी आएगा नहीं है नॉर्मल कंडीशन में। जो एथ फॉल्ट का सीटी हमारा रिले हमेशा 0 एम्पियर ही दिखेगा। लेकिन कभी भी इसमें फॉल्ट हुआ तो तब हमारा क्या होता है फ्रेंड, कभी भी फॉल्ट हुआ है तो एक फेज का करंट थोड़ा ज़्यादा रहता है, उस कंडीशन में हमारा तीनों फेज का जो सिमेट्री नहीं बनता है, आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी जीरो नहीं होते हैं। इसीलिए हमारा इसमें जो रेसिडुअल करंट है, जो मतलब ये सिमेट्री मिस होने की वजह से जो रेसिडुअल करंट बन रहा था वो हमारा इस सीटी में आ जाएगा, इससे रिटर्न हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है। उस कंडीशन में हमको इसको फॉल्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स, ये तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन इसमें एक कंस्ट्रेंट है फ्रेंड्स। जैसा हमारा मोटर का केस में हमको ऐसे सिंपल ऐसे यूज़ कर दिया तो ये मोटर में जो स्टार्टिंग में करे फ्रेंड्स, हमारा पहले वीडियो में भी बताया था, स्टार्टिंग में मोटर 4 to 8 टाइम्स ऑफ करंट लेगा। उसमें जो डीसी कंपोनेंट का वजह से कोई भी एक सीटी भी अगर सैचुरेट हो गया तो उस कंडीशन में इवन आपको तीनों फेज का सिमेट्री तो है शॉर्ट सर्किट कंडीशन में भी, लेकिन आपको क्या हो रहा था, जो आई आर का करंट है आई वाई आर बी में भी हो रहे हैं, मतलब रिटर्न तो उसी का थ्रू ही हो रहा था, लेकिन हमारा जो सी
सीटी का सैचुरेशन की वजह से ये रिफ्लेक्शन सेम नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ये हमको नेट करंट है, इसमें थोड़ा डिफरेंस की वजह से इस रेसिडुअल करंट में आपको करंट दिखने लग जाते हैं फ्रेंड्स स्टार्टिंग में। उस कंडीशन में आपको इसी 10% पे आप सेटिंग रखा था और इंस्टेंटेनियस रखा तो आपका मोटर स्टार्टिंग कंडीशन में हमेशा ट्रिप हो जाएगा, इसको कभी भी स्टार्ट होने ही नहीं देगा फ्रेंड्स। ठीक है, इस कंडीशन को आपको अवॉइड करने के लिए एक्चुअली सीटी सैचुरेशन के बारे में आपको सीटी सैचुरेशन का वीडियो में इन डिटेल समझाया जाता है, इसमें भी आपको बेसिक मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स। तो आपको स्टेबलाइजिंग रजिस्टर का रिक्वायरमेंट तो है फ्रेंड्स। ठीक है, और इस प्रोटेक्शन कैसे ऑपरेट होता है फ्रेंड्स, जैसे देख लीजिए, ये हमारा अर्थ फॉल्ट का जो सीटी में जो करंट आया था, उस करंट हमारा जो अर्थ फॉल्ट का सेटिंग से कंपेयर होता है फ्रेंड्स। इनकेस इस करंट हमारा जो सेटिंग है 10% जो हमने सेट किया, तो इस 10% से इसका करंट का सेटिंग ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल 100 एम्पियर का फुल लोड करंट का मोटर है, तो इसको 10 एम्पियर रखा था हमने। इनकेस अर्थ फॉल्ट का जो करंट है, प्राइमरी टर्म्स में बात कर रहा हूँ मैं, 10 एम्पियर का ऊपर है, तब आपको इस पल्स मतलब ये हाई पल्स जनरेट हो जाएगा। अगर कोई भी ब्लॉक नहीं है तो यही यहाँ जाएगा, और इसमें जो डिले है हमने दिया था, उस डिले तक अगर ये सेट इसका करंट है इस लिमिट से भी ज़्यादा है, जो हमारा पिकअप से ज़्यादा है, तो उस टाइम के बाद ये हमारा ट्रिप कमांड इनिशिएट होगा फ्रेंड्स। लेकिन हमारा मैं आपको बताया था अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है, इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन होते हैं, मतलब इंटेंशनल कोई टाइम डिले नहीं रहते हैं। तो कोई भी पल्स यहाँ थोड़ा भी मतलब इससे ज़्यादा हुआ तो सेटिंग से ये तुरंत हमारा ट्रिप का कमांड आ जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये सिमिलर टू हमारा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन का ही है। ठीक है, इसमें भी सेम है, कभी भी आपको अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन इनिशिएशन स्टार्ट कमांड स्टार्ट भी हुआ तो उसमें आपको डिस्टर्बेंस रिकॉर्डर क्रिएट करने के लिए, शुरू करने के लिए हमको इसको अगर अदर इवेंट्स में दिखाने के लिए इसको स्टार्ट का भी हमारा लेते हैं फ्रेंड्स, और इवेंट्स का भी दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा मैं आपको बताया था, हमको अर्थ फॉल्ट का प्रोटेक्शन में हमको स्टार्टिंग में इसको यूज एंड स्ट्रिपिंग अवॉइड करने के लिए आपको इसमें स्टेबलाइजिंग रजिस्टर लगाना जरूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, वो आपको क्लियरली आपको समझ में आ गया था हमको क्यों लगाना जरूरत है, वो आपको क्लियरली समझ गया है फ्रेंड्स। क्योंकि हमको स्टार्टिंग का कंडीशन पे जो मोटर 48 टाइम्स करंट रहता है, कोई एक सीटी भी अगर सैचुरेट हो गया है तो बाकी दोनों सीटी अगर सैचुरेट हो गया है तो ये सीटी के सेकेंडरी में कोई भी करंट नहीं बनते हैं। सो उस कंडीशन में हमको आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी का सिमेट्री नहीं बनते हैं। सो आई वाई आई बी का जो करंट आते हैं, जो रिजल्टेंट करंट है, वो बाकी जो बैलेंस करंट है, रेसिडुअल करंट है, इसकी थ्रू चला जाकर हमको बैलेंस हो जाते हैं दोनों सिटी में। सो इसमें करंट दिख जाते हैं, इसकी करंट की वजह से हमारा रिले ऑपरेट हो जाते हैं। ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए हमको क्या कर रहा था फ्रेंड्स, हमको अगर इसमें रेसिस्टेंस लगाने से मैं आपको ये आपका ये हमारा इक्विवेलेंट सर्क्यूट है हमारा सीटी का। इनकेस हमारा सीटी का जो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है, जो मैग्नेटाइजिंग इम्पीडेंस है, ये डिपेंड्स ऑन एक्साइटेशन वोल्टेज है। अगर इनकेस जब सीटी सैचुरेट होता है, इसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब हमारा शॉर्ट हो जाता है फ्रेंड्स। ये शॉर्ट होने की वजह से शॉर्ट सर्क्यूट जैसे बिहेव करेगा, ये इसकी वजह से हमारा जितना भी हमारा प्राइमरी करंट आ रहा है वो सारे की करंट इसी में ही सर्कुलेट होगा। हमारा जो सीटी का जो सेकेंडरी में जो हमारा रिले में जो जा रहा है उसमें बिल्कुल करंट जीरो हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, हमारा नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारा इनफाइनेट रेजिस्टेंस रहते हैं। इसीलिए जो भी हमारा प्राइमरी की वजह से जो सेकेंडरी बन रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में, वो सारे की सारे सेकेंडरी करंट हमारा जो रिले में ही जाता है, इसमें बिल्कुल करंट नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन जब ये सीटी सैचुरेट हो जाता है तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। जो जितना भी हमारा सीटी का जो सेकेंडरी करंट है वो इसी में ही घूमेगा, इससे करंट नहीं आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इससे करंट नहीं आ रहे, तो इस केस में हमारा क्या हो रहे हैं, बाकी दोनों सीटी क्या कर रहे हैं, इसका जो ये भी हमारा सीटी है, इसका भी रेजिस्टेंस बहुत कम है। इसीलिए हमारा क्या कर रहे हैं, वो दोनों इस तरफ की जगह ये ऑलरेडी शॉर्ट हो गया, इसकी जगह ये हमारा सीटी की रेजिस्टेंस इससे भी कम है बर्डन। अगर स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर कुछ भी नहीं है तो इससे भी कम है, तो हमारा रिजल्टेंट करंट है इसी का थ्रू हमारा घूम रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आपको इसमें एक स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर एक हाई इम्पीडेंस रेजिस्टर लगाएगा तो करंट हमेशा हमको लो रेजिस्टेंस पाथ में फ्लो करेगा। इसीलिए ये इसको इस जगह का जगह ये इसी सीटी जो शॉर्ट सर्किट हो गया है, इसका जो इम्पीडेंस का थ्रू मतलब जो ये शॉर्ट सर्किट है, जो बाकी दोनों सीटी का करंट भी इसी में ही घुसेगा फ्रेंड, सो दैट हमारा जो इसमें
जो हमारा जो रेसिडुअल करंट का जो सीटी है, जो हमारा एर्थ फॉल्ट का करंट का सीटी है, उसमें करंट दिखेगा नहीं है। और नॉर्मल कंडीशन में तो सेम है फ्रेंड्स, ये सीटी तो ओपन ही रहता है, इसका इम्पीडेंस तो इसका डिफ़ॉल्ट अगर कोई भी अनबैलेंस है तो वो हमको इसी करंट में दिखेगा फ्रेंड्स। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको अगर इस केस में आपको इसमें स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस लगाने की वजह से इसमें आप देखेगा तो फ्रेंड्स, इसमें कभी भी आपको मोटर में फॉल्ट करंट जा रहा था या नहीं, तो स्टार्टिंग करंट या फॉल्ट करंट कभी भी जा रहा है तो उस केस में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, नॉर्मल स्टार्टिंग करंट है, उस केस में हमारा फॉल्ट कंडीशन में तो ये क्या करते हैं, ट्रिप कर देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो स्टार्टिंग कंडीशन में इसको ट्रिप नहीं कराना है, उस केस में क्या हो रहा है, हमको स्टार्टिंग कंडीशन में हमको इसको हमने स्टार्टिंग कंडीशन या फॉल्ट कंडीशन में भी हमको इसका रेजिस्टेंस के थ्रू हमको जो सेकेंडरी में करंट जाता है, पहले क्या है इसका बहुत ही कम है, यही रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस वोल्टेज बिल्ड इतना नहीं होते हैं। लेकिन हमको इसको यहाँ एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया, इसकी वजह से जो छोटा सा भी करंट है, इनकेस ऑफ 5 एम्पियर सीटी है, यहाँ हमने इनकेस हमको 100 ओम का रेजिस्टेंस भी लगाया है तो 5 एम्पियर इंटू 100 है, यहाँ 500 वोल्ट क्रिएट हो गया फ्रेंड्स। इन केस ऑफ फॉल्ट करंट है, अगर ये 10 टाइम्स ऑफ करंट भी गया है तो 50 इंटू 100 है, 5 केवी जनरेट हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट। लेकिन हमारा सीटी का जो इसका सेकेंडरी सर्क्यूट है, इसका सीटी का सर्क्यूट है हमारा, और हमारा सीटी ये रिले का सर्क्यूट है हमारा, इसका जो वायरिंग है ये वायरिंग भी एलटी का वायरिंग होगा, इसका 690 वोल्ट का रेटिंग ही रहते हैं, केबल का तो 1000 वोल्ट रहता है जनरली। हमारा जो जो भी एलटी सिस्टम है जनरली इसका रेटिंग है 415 वोल्ट का सिस्टम है, 690 वोल्ट का रहता है, हमारा रिले भी उतना ही रहता है। सो हमको जनरली इसको उस केस में हमारा रिले या हमारा इसका वायरिंग है वो डैमेज होने का चांस है फ्रेंड्स, इंसुलेशन की वजह से डैमेज इंसुलेशन फेल हो सकते हैं। उसी को केस को हमको अवॉइड करने के लिए एक हमारा सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस है और वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टर है, एक लगाते हैं फ्रेंड्स। इसका रिक्वायरमेंट है जब हमारा सर्क्यूट में 3 केवी का ऊपर अगर आता है तो तब इसको लगाने का रिकमेंडेशन है फ्रेंड्स। अगर इसके इसके अक्रॉस इनकेस 3 केवी का ऊपर हमारा वोल्टेज आता है तो इसको लगाना है फ्रेंड्स। इसको लगाने से 3 केवी का अगर कोई भी वोल्टेज आता है तो इसको सीधा इसको बाईपास करके हमको उस वोल्टेज को सप्रेस कर देगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस को अभी कैलकुलेट कैसे करना है वो हम इन डिटेल बात कर देंगे। अभी हमारा जो स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए पहले हमको इसकी अक्रॉस, अगर स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस नहीं है लेकिन इसको मिनिमम करंट फ्लो करने के लिए कितना रेजिस्टेंस लगाना है, उसके लिए पहले इसकी अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, वो यूएस वोल्टेज स्टेबलाइजिंग वोल्टेज कितना होगा वो कैलकुलेट करना है हमको। इसका जो पिकअप करंट तो पता ही है, उस स्टेबलाइजिंग वोल्टेज पे पिकअप करंट करेगा तो हमारा स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस वैल्यू आ जाएगा फ्रेंड्स। तो हमको सबसे पहले हमको इसका जो स्टेबलाइजिंग वोल्टेज है यूएस से वो कैलकुलेट करना है। जो यूएस हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, यूएस से हमको जो मैक्सिमम नॉर्मल करंट है उसमें हमको इसको प्रोटेक्शन को मतलब न्यूसेंस ट्रिपिंग अवॉइड करने के लिए जो मैक्सिमम नॉर्मल करंट है फ्रेंड्स हमारा मोटर में स्टार्टिंग करंट है, उस स्टार्टिंग करंट में हम ये एज्यूम कर देंगे एक सीटी कंप्लीटली सैचुरेट हो गया है, उस केस में हमको इसमें कितना करंट जाएगा उसकी वजह से हमको जो स्टेबलाइजिंग वोल्टेज होगा उसको हम एज्यूम कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारा स्टेबलाइजिंग वोल्टेज जो मैक्सिमम नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा इनकेस प्राइमरी में स्टार्टिंग करंट जाएगा तब हमारा स्टार्टिंग करंट है डिवाइडेड बाय हमारा सीटी रेशियो है, इसमें आएगा सेकेंडरी सर्क्यूट में, इनटू जो हमारा सीटी का रेसिस्टेंस है प्लस हमारा लीड का रेसिस्टेंस है, आरएम में लीड का रेसिस्टेंस है, उतना हमारा स्टेबलाइजिंग वोल्टेज होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारा जितना भी हमारा स्टार्टिंग करंट आया इन टर्म्स ऑफ सेकेंडरी में वो करंट है इनटू हमारा जो लीड रेसिस्टेंस है प्लस हमारा जो सीटी का रेसिस्टेंस है, उतना वोल्टेज हमको इसकी अक्रॉस बिल्ड होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अभी हम कैलकुलेट करेंगे इसका करंट। ठीक है, अगर आपको करंट कैलकुलेट करेगा तो हमारा प्राइमरी करंट है जैसे आ रहा था वो प्राइमरी करंट यहाँ का पार्ट में आप देखेगा तो सेकेंडरी में यहाँ आपको वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टर भी लगाएगा तो आपको 3 पार्ट हो जाएगा। एक हमारा एक्साइटेशन करंट है, दूसरा आपको वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टर में जो करंट है वो है, तीसरा आपको ये करंट है फ्रेंड्स। ठीक है, जो हमारा जो सेटिंग में जो हमारा रिले में जा रहा है वो करंट है फ्रेंड्स। ठीक है, सो बेसिकली हमारा प्राइमरी करंट है, मतलब प्राइमरी करंट है जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एन इंटू जो हमारा रिले में जो जा रहे हैं आई एस है
प्लस हमारा जो तीनों 3 सीटें इसीलिए 3 मैग्नेटाइजिंग करंट है, 3 इंटू आई है मैग्नेटाइजिंग करंट है, प्लस हमारा जो वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टर में आई में जो जा रहे हैं वो है फ्रेंड्स। जैसे यहाँ आपको बताएंगे तो जो इसका प्राइमरी करंट है, इसका तीनों फेज का एक्साइटेशन करंट के लिए भी जाना है, प्लस हमारा जो वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टर में भी जाना है, प्लस हमारा जो रिले में जो जा रहे हैं मेन एर्थ फॉल्ट रिले में वो करंट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी करंट है। ये हमारा प्राइमरी करंट क्या सेट करना है फ्रेंड्स, हमको हमको जो रखना है, हमको फॉर एग्जांपल मोटर का एफएलसी 100 है तो हमको एर्थ फॉल्ट करंट 10% है, 10 एम्पियर रखना है तो हमारा प्राइमरी करंट 10 होगा फ्रेंड्स। ये हमारा सीटी का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा। हमको सेकेंडरी में जो रिले का सेटिंग कितना रखना है वो हमको इससे डेराइव करना है फ्रेंड्स। तो हमारा सेकेंडरी का सीटी रेशियो क्या होगा फ्रेंड्स, आई एस इक्वल टू आई प्राइमरी बाई एन, ये एन इस साइड गया, आई प्राइमरी बाई एन माइनस 3 इंटू आई माइनस आई यू है फ्रेंड्स, जो वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर का अक्रॉस जो इसमें करंट जो जा रहे हैं वो है। इसको हम मतलब नेग्लेजिबल है फ्रेंड्स, ये जनरली नॉर्मल कंडीशन में ऑपरेट नहीं होते हैं, तो हम समझ लेंगे, इसको एज्यूम कर देंगे आई यू हमेशा जीरो है। ठीक है, सो बेसिकली ये हमारा सेटिंग रखना है फ्रेंड्स रिले में। ठीक है, रिले में जो सेटिंग रखना है तो रिले में हमको हमेशा परसेंटेज में रहते हैं, तो हमका जो सीटी का जो रेशियो सेकेंडरी करंट है उससे डिवाइड करने से हमको पर यूनिट या परसेंटेज में आ जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने देख लेंगे, अगर ये वोल्टेज इसका अक्रॉस हमको स्टेबलाइजिंग वोल्टेज भी आ गया है और इसका रिले का सेटिंग भी आ गया है, तो हमको स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस इक्वल टू यू एस बाई आई एस से वो हम करेंगे। तो फ्रेंड्स जो हमारा आई यू एस से हमारा आई स्टार्ट बाई एन इंटू आर सी टी प्लस आर एन में हमारा यू एस से डिवाइडेड बाई हमारा जो रिले का सेटिंग है आई एस से, वो हमको बनेगा फ्रेंड्स स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर होगा, स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, इस स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस का यहाँ आप देखिएगा तो जो मैक्सिमम वोल्टेज कितना होना चाहिए फ्रेंड, इस सीटी का, इस रिले का जो मैक्सिमम वोल्टेज है, जो सीटी का नी पॉइंट वोल्टेज ही होना चाहिए। तो इस रिले का अगर इस रेसिस्टेंस वैल्यू तो आ गया था, इसका नेक्स्ट वैल्यू क्या है, इसका पावर क्या, इसका पावर रेटिंग भी पता होना चाहिए इस रेसिस्टेंस का, राइट, हमेशा हमको। तो इस रेसिस्टेंस का पावर रेटिंग कैसे होगा, वी स्क्वेयर बाई आर है, वी स्क्वेयर बाई जो हमारा स्टेबलाइजिंग रेसिस्टेंस है, जो वी हमारा मैक्सिमम वोल्टेज हो सकते हैं नी पॉइंट वोल्टेज है, इसीलिए नी पॉइंट वोल्टेज को लिया था हमको। सो नी पॉइंट वोल्टेज होल स्क्वायर बाय आर एस जो आएगा, उससे भी ज़्यादा रेटिंग हमको इसका पावर रेटिंग लेना चाहिए फ्रेंड्स। इसका अगर इससे कम रेटिंग ले लेगा तो ये सिंगल एर्थ फॉल्ट का बस कभी भी, मतलब कभी एक बार स्टार्टिंग करंट का बाद ये हमारा रेसिस्टेंस आपको जलने में दिख जाएगा। वो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि ये जैसे रेजिस्टर जल गया, ओपन हो गया, तो ये हमारे एर्थ फॉल्ट को ये प्रोटेक्शन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा एर्थ फॉल्ट सर्किट ओपन हो गया है और इसमें एर्थ फॉल्ट होने से भी ये रिएक्ट होगा ही नहीं है फ्रेंड्स, हमारा रिले भी ट्रिप नहीं होगा। क्योंकि इसीलिए स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर का हेल्दीनेस, और स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर हेल्दीनेस के लिए प्रॉपर वैल्यू ऑफ स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर है, इसका पावर रेटिंग है, ये हमारा कंटिन्यूस पावर रेटिंग है, ऐसा शॉर्ट टाइम पावर रेटिंग है, इसका जो सही से चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हो गया था अभी। हमको नेक्स्ट हमारा जो वीडीआर है इसका रिक्वायरमेंट है, नहीं है देखने के लिए, हमको सेकेंडरी में जो वोल्टेज देखना है फ्रेंड्स, जो मैक्सिमम करंट में मैक्सिमम करंट प्राइमरी करंट डिवाइडेड बाई सीटी रेशियो इनटू जितना भी इसका रेसिस्टेंस है इंक्लूडिंग स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस कर ऐड करके, इसको जो वोल्टेज आएगा इसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज है, वो अगर 3 kV का ऊपर है तो तभी हमको ये वीडीआर को लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, अदरवाइज इसका रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ हमको जो स्टेबलाइजिंग वोल्टेज आता है फ्रेंड्स, यहाँ यूएस से, ये यूएस का स्टेबलाइजिंग वोल्टेज है, हमेशा हमको कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, जो स्टेबलाइजिंग वोल्टेज यूएस से हमको 2 टाइम्स ऑफ हमारा जो इसका जो 2 टाइम्स से ज़्यादा भी हमारा नी पॉइंट वोल्टेज होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, जो हमारा नी पॉइंट वोल्टेज हमेशा जो स्टेबलाइजिंग वोल्टेज जो मैक्सिमम का स्टार्टिंग करंट में आते हैं उसका 2 टाइम्स से ज़्यादा होना चाहिए, सो दैट ये हमेशा प्रोटेक्शन देगा हमको एर्थ फॉल्ट में। ठीक है, तो ये हमको ये फ्रेंड्स एक एग्जांपल देख लेंगे फ्रेंड्स स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस के लिए। उसके लिए एक मोटर का रेटिंग दे दिया था मैंने, एक हमारा मोटर है 2.8 मेगावाट का मोटर है, 2800 किलोवाट है, और इसका जो रेटेड वोल्टेज है 3300 है, और इसका जो रेटेड करंट है 549 है। इसका जो सीटी का स्पेसिफिकेशन है फ्रेंड्स 600/5 एम्पियर का सीटी से है तीनों, और 5P10 का सीटी से, और इसका बर्डन 15 VA है, और इसका जो सीटी का सेकेंडरी रेजिस्टेंस है 18 ओम है।
सेकेंडरी का रेजिस्टेंस है 0.28 का ओम है, और इसका जो सीटी का नी पॉइंट वोल्टेज है 34 वोल्ट है, और जो नी पॉइंट वोल्टेज पे इसका जो एक्साइटेशन करंट है, मैग्नेटाइजिंग करंट है, वो 100 मिली एम्पीयर है फ्रेंड्स। ठीक है, इससे हम पहले स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको यूएस का वोल्टेज, स्टेबलाइजिंग वोल्टेज चाहिए। वो यूएस से हमारा स्टार्टिंग करंट डिवाइडेड बाय सीटी रेशियो इंटू आर सीटी का सेकेंडरी रेजिस्टेंस प्लस हमारा लीड रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स। ठीक है, जो हमारा स्टार्टिंग करंट इसमें कितना होगा फ्रेंड्स, 4.8 टाइम्स कंसिडर किया था, ये हमारा मोटर मैन्युफैक्चरर का डाटा शीट में दिया गया था। वो उसके हिसाब से हमको 4.8 टाइम से हमारा एफएलसी जो 549 किया था, डिवाइडेड बाय हमारा सीटी रेशियो 600/5 है, 120 होगा, तो डिवाइडेड बाय 120 इंटू हमारा सीटी का रेसिस्टेंस है 0.28 ओम है, और हमारा लीड का रेसिस्टेंस 0.1 ओम इंटू 2 लीड से, इसीलिए 0.2 जनरली रख दिया था। अगर उसको आप कैलकुलेट करेगा तो फ्रेंड्स हमको यूएस का स्टेबलाइजिंग वोल्टेज आएगा, हमको 10.5 वोल्ट आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर 10.5 वोल्ट का मल्टीप्लाई डबल है 21 वोल्ट है, तो हमारा नी पॉइंट वोल्टेज है 21 वोल्ट से भी ज़्यादा है। सो इस केस में हमारा ये करंट ट्रांसफार्मर हमको इस मोटर को प्रोटेक्शन करने के लिए सफिशियंट है फ्रेंड्स। ठीक है, ये कंडीशन हमारा फुलफिल हो गया। ठीक है, सो हमारा स्टेबलाइजिंग वोल्टेज आ गया है। अभी हमको सेकेंडरी करंट पता करना है फ्रेंड्स। सेकेंडरी करंट पता करने के लिए सबसे पहले हमको ये सीटी का मैग्नेटाइजिंग करंट चाहिए। हमको मैग्नेटाइजिंग करंट है, आपको पता है फ्रेंड्स, अप टू नी पॉइंट वोल्टेज तक हमको लीनियर ही रहते हैं, इसीलिए हमको नी पॉइंट वोल्टेज पे हमको 100 मिली एम्पियर है। सो 100 मिली एम्पियर में 34 वोल्ट इंटू हमारा जो स्टेबलाइजिंग वोल्टेज में कितना मिली एम्पियर आएगा, प्रोपोर्शनली होगा फ्रेंड्स। सो 100 मिली 34 वोल्ट में 100 मिली एम्पियर है, तो 10.5 पे हमको आएगा 31 मिली एम्पियर। ये लीनियर रिलेशन है, इसीलिए 31 मिली एम्पियर आ रहा था यहाँ हमको। हमारा एक्साइटेशन करंट है। ठीक है, सो अभी हमारा सेकेंडरी करंट है एज पर पहले मैं आपको डिस्कस किया था उसी इक्वेशन के हिसाब से। इस आई यू जो हमारा वीडीआर के अक्रॉस जो करंट है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे फ्रेंड्स हमको। सो हमारा प्राइमरी करंट होगा हमारा, जो हमने 20% सेटिंग रखा था हमारा एर्थ फॉल्ट है प्राइमरी से। सो 20% 0.2 इंटू हमारा एफ एल सी 549 है, डिवाइडेड बाई हमारा सी टी रेशियो 120 है, माइनस 3 टाइम्स ऑफ हमारा जो एक्साइटेशन करंट है 31 मिली एम्पियर है। उसको आप कैलकुलेट करेगा तो आपको आएगा फ्रेंड्स 822 मिली एम्पियर है सेकेंडरी में। सेकेंडरी में जो करंट है 822 मिली एम्पियर है, दैट इज 0.82 मिली एम्पियर है। ठीक है, इसको आप रिले में सेटिंग करना है तो रिले में हमेशा परसेंटेज में सेट करना है फ्रेंड्स आपको हमेशा। तो रिले में आपको हमेशा परसेंटेज में सेट करना है, तो आपको इसको 16% होगा फ्रेंड्स इसका सेटिंग। ठीक है, इसका सेटिंग आपको होगा 16%, इसका सेटिंग होगा फ्रेंड्स। ठीक है, सो हमारा रिले में 16% का सेटिंग हो गया था इसका। सो इसके बाद हमको कैलकुलेट करना है स्टेबलाइजिंग रेसिस्टर है। स्टेबलाइजिंग रेसिस्टर हमारा वोल्टेज, जो स्टेबलाइजिंग वोल्टेज डिवाइडेड बाई स्टेबलाइजिंग करंट डिफरेंस, जो स्टेबलाइजिंग वोल्टेज डिवाइडेड बाई स्टेबलाइजिंग करंट है हमारा स्टेबलाइजिंग रेसिस्टर है। सो हमने जो पहले जो आया था वो दोनों का अगर डिवाइड कर दिया तो फ्रेंड्स हमको स्टेबलाइजिंग का ये आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, सो ये हमारा आ जाएगा, हमारा स्टेबलाइजिंग वोल्टेज है 10.5 डिवाइडेड बाय हमारा जो सेकेंडरी करंट है 0.82 है। सो हमारा आएगा स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस ओम है 13 ओम है फ्रेंड्स, 13 ओम का स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर है। इसका पावर रेटिंग आप देखेगा तो फ्रेंड्स वी स्क्वेयर बाई स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस है, जो हमारा 34 वोल्ट है, जो वी के है हमारा 34 वोल्ट है, इसीलिए 34 स्क्वेयर पे 13 किया तो ये 89 वाट का आसपास आ रहे हैं। तो 89 वाट से ऊपर हमारा पावर रेटिंग का स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर लेना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, अभी हमको वीडीआर का रिक्वायरमेंट है नहीं है देखने के लिए, आपको पहले जैसे आपको स्टार्टिंग करंट है 4.8 टाइम्स ऑफ हमारा 549 डिवाइडेड बाई 120 है, करंट देख दिया फ्रेंड 400 है। सो डिवाइडेड बाई 120 इंटू हमारा स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर प्लस हमारा जो हमारा सीटी का रेजिस्टेंस प्लस हमारा लीड रेजिस्टेंस, ये सब आपको ऐड करेगा तो हमको आएगा 44 वोल्ट है। तो आपको ये 3 केवी का ऊपर हमको चाहिए इसका रिक्वायरमेंट, तो 44 वोल्ट है, हमको वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर का ज़रूरत है ही नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, इसका ज़रूरत है ही नहीं है इस केस में। ठीक है, सो ये हमारा स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर का कैलकुलेशन है फ्रेंड्स। ठीक है, सो ये हमारा रेसिडुअल कनेक्शन है फ्रेंड्स, रेसिडुअल करंट का वजह से।
तो अभी हम देख लेंगे फ्रेंड्स, सीबीसीटी बेस्ड एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है। जो सीबीसीटी बेस्ड एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन में फ्रेंड, ये बहुत ही सेंसिटिव सेटिंग हम लगा सकते हैं। और सीबीसीटी है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सिस्टम वोल्टेज है, वो हमेशा एलटीसीटी होगा फ्रेंड्स, लो वोल्टेज सीटी होगा। ठीक है, जैसे सीबीसीटी आप देखेगा, सीबीसीटी क्या है हमारा, आर वाई बी का जो केबल में अंदर लगा देते हैं, सो दैट इसमें जो मैग्नेटिक बैलेंस है, मतलब आई आर आई वे आई बी की वजह से जो हमारा फ्लक्स बनते हैं, फाइव आर फाइव वाई फाइव बी है हमारा फ्लक्स है। सो फ्लक्स है, जैसे थ्री फेज का जो करंट बैलेंस है, तो फ्लक्स भी हमेशा बैलेंस रहते हैं। सो जो नेट फ्लक्स है, फाइव आर प्लस फाइव वाई प्लस फाइव बी इक्वल टू हमेशा जीरो है। इसकी वजह से इस सीबीसीटी में कभी भी नॉर्मल कंडीशन में इसमें नेट फ्लक्स बनता नहीं है। इसकी वजह से इसमें कोई भी सेकेंडरी वोल्टेज नहीं बनते, इसकी वजह से कोई भी सेकेंडरी करंट नहीं बनता है इस सिटी में। ठीक है, लेकिन कभी भी आपको कोई भी एक फेज में आपको फॉल्ट करंट हुआ है, तो उसकी वजह से जो करंट का सिमिट्री खराब हो जाएगा, उस केस में हमको जो फ्लक्स का सिमिट्री भी नहीं रहेगा। सो हमको इसमें सेकेंडरी वोल्टेज बिल्ड होगा, इसकी वजह से जो करंट होगा उसकी बेस में हमको इसको एर्थ फॉल्ट का प्रोटेक्शन ऑफर कर सकते हैं और दे सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये नॉर्मली रहते हैं फ्रेंड्स, ऐसे ये मैं आपको एर्थ फॉल्ट का प्रोटेक्शन में भी बताया था। या ऐसे क्लैम्प ऑन टाइप भी रहते हैं हमारा, यहाँ हमको क्लैम्प टाइप, यहाँ ये फिक्स्ड टाइप है इसकी सीटी में, लेकिन आपको क्लैम्प ऑन टाइप भी रहते हैं। ये क्लैम्प खोलने से ये सीटी मतलब दो मतलब ऐसे आ जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, उसको आपको आसान से इंस्टॉलेशन करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा टिपिकल हमारा केबल में लगाया था, मोटर का केबल में इस सीबीसीटी लगाया था। जैसे एक और मोटर का केस में इस सीबीसीटी लगाया फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं यही बताया था, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये 6.6 केवी है, 11 केवी है, ये सीबीसीटी तो हमारा पावर कनेक्शन के साथ कहीं पे जुड़ा नहीं है, इसीलिए हमेशा हमको लो वोल्टेज का सीटी दे सकते हैं। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सिस्टम वोल्टेज है, जो केबल का वोल्टेज है, ये सीबीसीटी हमेशा लो वोल्टेज का सीटी ही होते हैं। तो अभी अभी हमको जो केबल में या मोटर में हमको फॉल्ट हुआ, तो वो केबल में किस में फ्लो होगा, हमारा आर्मर में फ्लो होगा। तो इसीलिए हमको इनकेस केबल है, जैसे पहले जैसे दिखाया था, केबल ऐसे जा रहे हैं तो इसके अंदर आर्मर है, तो उस आर्मर को भी सीटी का अंदर से लेकर जाना पड़ेगा फ्रेंड्स। नहीं है तो हमको एर्थ फॉल्ट का डिटेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर आर्मर भी इसी का अंदर जा रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, तो जैसे एर्थ फॉल्ट हुआ है, तो यहाँ इस आर्मर का थ्रू ऐसे एर्थ फॉल्ट होगा। तो यहाँ भी हमको फाइव आर प्लस फाइव आई प्लस फाइव बी प्लस हमारा आर्मर का जो फ्लक्स है, इसकी वजह से जो नेट फ्लक्स अभी भी जीरो बन रहा था, उस केस में भी हमको नेट फ्लक्स नहीं है, तो यहाँ सेकेंडरी में भी करंट नहीं रहेगा फ्रेंड्स। इसी वजह से हमको आर्मर को एक और बार ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा, सो दैट ये आर्मर का जो इसका इसका दोनों जो नेट फ्लक्स है वो जीरो हो जाएगा। और इसकी अकेला फ्लक्स की वजह से इसमें करंट आएगा, और इस करंट की वजह से हमको एर्थ फॉल्ट को से ट्रिप करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रेसिडुअल वोल्टेज बेस्ड एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, इसको हमने मतलब अनग्राउंडेड सिस्टम में यूज़ करते हैं। जनरली आपको देखेगा तो जैसा हमारा वोल्टेज भी हमारा सिमेट्रिकल सिस्टम में वोल्टेज हमारा फेज वोल्टेज या लाइन वोल्टेज है, जो फेज वोल्टेज हमेशा वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी हमेशा जीरो रहते हैं। इनकेस अगर सिस्टम में कहीं पे भी ग्राउंड हुआ, तब हमको इस सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगा। इस सिमेट्री डिस्टर्ब हो गया तो हमारा सेकेंडरी में भी जो इसका सम्मेशन है, नॉर्मली हमेशा वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी इक्वल टू जीरो है। तो इसमें कभी भी वोल्टेज नहीं मिलते हैं नॉर्मल कंडीशन में। अगर इसमें अर्थ फॉल्ट हुआ है, तो इसमें सिमेट्री मतलब खराब होने की वजह से यहाँ वोल्टेज मिल जाते हैं। इस वोल्टेज का बेसिस में हमको अर्थ फॉल्ट का प्रोटेक्शन दे सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे इसका वोल्टेज के बेसिस में हम अर्थ फॉल्ट का प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको अर्थ फॉल्ट का वीडियो में इन डिटेल समझाया था फ्रेंड्स, इसीलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है। मैं आपको बताया था 1.2 मेगावाट का ऊपर है, हमको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन लेते हैं। और इस केस में हमको अर्थ फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट दोनों इसमें कवर हो जाते हैं। इस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में मैं आपको हमारा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन का वीडियो में भी डिटेली समझाया था, इसीलिए मैं आपको इस प्रोटेक्शन के बारे में थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऐसे है, एक मतलब यहाँ दो सीटी है, यहाँ फिजिकल बाउंड्री है, इसकी वजह से बहुत ही एक्यूरेट प्रोटेक्शन है। सो इसमें क्या होता है, ये दोनों सीटी का सम्मेशन करते हैं, जो हमने डिफरेंस करते हैं, वो डिफरेंस करंट हमेशा जीरो रहते हैं नॉर्मल कंडीशन में। जो यहाँ लाइन साइड करंट जा रहे हैं, वो भी हमारा न्यूट्रल साइड भी होगा। तो हमेशा इसमें जीरो रहते हैं। जब अगर इन केस इसमें जीरो नहीं है, मतलब इसके बीच में कहीं से करंट जा रहा है, तो उसकी वजह से हमको करंट ये दोनों बैलेंस नहीं हो रहे, सेम नहीं हो रहे फ्रेंड।
तो उसको हमको ट्रिप करना है, ठीक है। जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हमको 3 तरफ का होता है। एक पहले लो इम्पीडेंस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा इम्पीडेंस नहीं लगाते हैं हमने, लेकिन इसको हमने यूज़ नहीं कर सकते हमारा मोटर का केस में। जैसे आपको अर्थ फॉल्ट में जैसे बताया था, ऐसा मोटर के केस में क्या होता है, स्टार्टिंग कंडीशन में ये कोई भी सीटी सैचुरेट होने से हमको जो इसमें जो नेट फ्लक्स नेट करंट है आ जाएगा। जैसे आपको मैं अर्थ फॉल्ट का केस में बताया था, ऐसे ही इनके स्टार्टिंग कंडीशन में इनकेस इस सीटी सैचुरेट हो गया तो इस सीटी का जो करंट है हमारा रिले में जाएगा। अगर हमारा रिले का पिकअप है 10% पे ऊपर, मतलब बहुत सेंसिटिव रखते हैं इसको, इसीलिए ये रिले माल ऑपरेट हो सकते हैं स्टार्टिंग में। इसीलिए हमने हाई इम्पीडेंस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रखते हैं फ्रेंड्स। हाई इम्पीडेंस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में मैं आपको पहले वीडियो में भी बताया था, ये सीटी सैचुरेट होने की वजह से जो ये सीटी में जो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है वो शॉर्ट हो जाएगा। इसकी वजह से जो जो भी करंट आ रहा है हमारा ये रिले में शॉर्ट सर्किट, रिले में भी इम्पीडेंस कम है, इसीलिए जो इस सीटी का करंट है इसमें आ जाएगा। इसको अवॉइड करने के लिए इसमें हाई इम्पीडेंस थोड़ा रेसिस्टेंस लगाने से ये करंट है इसमें डाइवर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इससे शॉर्ट सर्क्यूट है, ठीक है। इसकी वजह से हमको स्टार्टिंग कंडीशन में या थ्रू फॉल्ट कंडीशन में हमको इसमें करंट मतलब न्यूसेंस स्ट्रिपिंग को अवॉइड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसके बारे में मैं मतलब इसमें भी हमारा जो स्टार्टिंग करंट ही रहते हैं फ्रेंड्स हमारा मोटर का डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में, इट इज़ सिमिलर तो हमारा अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन में जो हमको स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस आते हैं फ्रेंड्स, ऐसे ही आएगा यहाँ भी हमको मोटर का डिफरेंशियल में, ठीक है फ्रेंड्स। सो मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बायस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, वो भी मैंने आपको पहले वीडियो में क्लियरली समझाया था। इसमें क्या होते हैं, हमको रिले में तीनों फेज का सीटी कनेक्शन रहते हैं, मतलब तो रिले में हमारा 6 सीटीज रहते हैं, हमारा 3 है फेज का साइड सीटी से, लाइन साइड का सीटी से, 3 हमारा न्यूट्रल साइड का सीटीज रहते हैं। और रिले का अंदर हमको बायस करंट है, एवरेज करंट है I1 प्लस I2/2, और डिफरेंशियल करंट है, ये दोनों को डिफरेंस करने के बाद इसमें हमको ड्यूअल स्लो पे मैं आपको पहले वीडियो में बताया था, अभी ओवरव्यू बता रहा हूँ। इसमें सेटिंग ऐसे रखते हैं हम लोग, इसका IS1 को 5% रखते हैं, सो दैट हमको जो हमारा जो सीटीज का जो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट है, इसका जो डिफरेंस है हमारा IS1 रखते हैं फ्रेंड्स, वो जनरली बहुत ही कम रखते हैं, 5% ही रहते हैं। अगर ये सीटीज का सिमिलैरिटी मतलब सिमिलर टाइप सीटीज है तो हमको इस स्लोप को K1 स्लोप को 0 रख सकते हैं। अगर सिमिलर नहीं है तो हमको K1 स्लोप को 10% से लेकर 20% या 10% रख सकते हैं। और ये हमारा IS2 हमारा जो मोटर का फुल लोड करंट है वो रखते हैं फ्रेंड्स, और ये स्लोप पे हमको 100% या 150% रखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इस केस में हमको ये I1 प्लस I2/2 बताते हैं ये फॉल्ट है या नहीं है, तो हमारा नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। ये अप टू फुल लोड करंट तक हमारा बहुत सेंसिटिव सेटिंग है, 5% सेटिंग है। सो ये बहुत ही सेंसिटिव से ऑपरेट हो जाएगा। इसके बाद इनके स्टार्टिंग करंट का स्टार्टिंग कंडीशन में और उस कंडीशन में अगर फॉल्ट हुआ है तो उससे ज़्यादा ही हमारा डिफरेंशियल करंट जाएगा। तो ये हमारा ऑपरेटिंग रीजन है, ये हमारा रिस्ट्रेंट रीजन है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बारे में मैं डिटेलली हमको शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के बारे में बताया था, उसमें बताया था, इसीलिए मैं ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। ये इसका कनेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट अगर इनकेस हमको कभी भी अर्थ फॉल्ट में ट्रिप हुआ मोटर, तब हमको क्या देखना चाहिए, क्या चेक करना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। अगर कभी भी आपको मोटर अर्थ फॉल्ट में ट्रिप हुआ तो सबसे पहले आपको मोटर का इंसुलेशन रेसिस्टेंस IR वैल्यू चेक करना चाहिए। इनकेस आपको IR कम आ रहा है, मतलब वहीं पर ही आपको क्लोज हो गया था, मतलब मोटर में प्रॉब्लम है, मोटर का वाइंडिंग मतलब डैमेज हो गया होगा, जल गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। इनकेस आपको मोटर का IR वैल्यू सही आ रहे हैं, तब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, मोटर का टर्मिनेशन चेक करना है, टर्मिनेशन सही है नहीं है। वो क्यों चेक करने के लिए बोल रहा हूँ, कोई इंटरमिटेंट फॉल्ट है इसकी वजह से अपने आप क्लियर हो गया था, अभी इसीलिए आपको मोटर का IR वैल्यू सही आ रहा है, ठीक है। इन केस उस मोटर का टर्मिनेशन भी सही है तो आपको केबल एंड पैनल का एंड साइड पे भी आपको टर्मिनेशन देखना पड़ेगा। इसके बाद मोटर और केबल को अलग अलग करके केबल का भी IR वैल्यू लेना चाहिए। अगर केबल का भी IR वैल्यू सही है फ्रेंड्स, तब हमको स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस का ऊपर, या नहीं है तो हमारा जो हमारा सीटी सेकेंडरी का ऊपर हमको डाउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग का कंडीशन में यार मोटर का जाम कंडीशन में भी, यार बेरिंग का जाम कंडीशन में भी, मैकेनिकल का जाम कंडीशन में भी हमारा इनकेस हमारा सीटी सैचुरेट होने की वजह से उस कंडीशन में आपको अगर ये स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस वैल्यू का वैल्यू अगर सही नहीं है तो वो उस कंडीशन में भी हमारा
ये एर्थ फॉल्ट ऑपरेट कर सकते हैं, या इनकेस एर्थ फॉल्ट का सेटिंग भी अगर सही से नहीं लगाया आपने, बहुत ही कम रख दिया, तो तब भी आपको ऑपरेट कर सकते हैं। या बहुत बार क्या होता है, हमको स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस एर्थ फॉल्ट का सेटिंग 20% के हिसाब से देते हैं, लेकिन एर्थ फॉल्ट सेटिंग 10% देते हैं, मतलब कम रखते हैं। उस कंडीशन में भी आपको ये न्यूसेंस ट्रिपिंग हो सकते हैं स्टार्टिंग का कंडीशन में, या कोई भी जाम या स्टालिंग का कंडीशन में भी ये न्यूसेंस ट्रिपिंग हो सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। और अगर इन केस मोटर को बहुत दिन रखने के बाद, स्टैंड बाई मोटर को 6 महीने या 7 महीने के बाद आपको चलाया, तो तब भी आपको मोटर का, इन केस आपको स्पेस हीटर ऑन नहीं किया, तो इसका डिफ़ॉल्ट, इसका अंदर अगर कूल प्लेसेस में, तो इसका अगर विंटर का सीज़न में है, तो उसमें तो डंपनेस का वजह से, ड्राई मतलब इसका वेटनेस का वजह से भी इसका एयर वैल्यू कम होगा। उसकी वजह से भी उसको मोटर का, मतलब ये एर्थ फॉल्ट में ट्रिप हो सकते हैं। उस कंडीशन में आपको मोटर का स्पेस हीटर ऑन करके रखना है हमेशा। आपको स्टैंड बाई मोटर कभी भी है, आपको हमेशा देखते रहना है इसका स्पेस हीटर हेल्दी है, ऑन है, और इसमें करंट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, वो देखना चाहिए। इन केस अगर ऐसे केस में है, तो आपको थोड़ा और हीटर स्पेस लगा के आपको मोटर को थोड़ा सा और गर्म करके इसको इंसुलेशन रेजिस्टेंस देखना है। अगर इसका इम्प्रूव हो गया, तो आपको दोबारा इसको मोटर को किक स्टार्ट ले सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। ये हमारा मोटर का एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के बारे में फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।